की वीडियो में हम कवर करेंगे समास को, और समास की परिभाषा अगर आप देखें तो ये संक्षिप्त करने की कला होती है। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में इनका अहम योगदान होता है, और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्थ स्पष्ट कर सकें, यही समास का उद्देश्य होता है। तो संक्षिप्त करना कुल मिलाकर उद्देश्य है, ताकि भाषा सुबोध रहे। दो या अधिक शब्दों अर्थात पदों से तात्पर्य है इनका परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर, और उन दो या अधिक शब्दों को जब आपस में मिला देते हैं, बीच के सारे प्रत्यय लुप्त हो जाते हैं और बनता है एक स्वतंत्र शब्द जो कि अपना अलग अस्तित्व रखता है, तो उसी शब्द को कहते हैं सामासिक शब्द। ये प्रक्रिया कहलाती है समास, और जो बनने वाला शब्द इससे है वो कहलाता है सामासिक शब्द। अब ये भी कहा गया कि उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो बात वही है, आपको बताया, संक्षिप्त करने की ये प्रक्रिया है जिसमें कि जितने भी फालतू के प्रत्यय और अक्षर होते हैं उनका लोप हो जाता है, और दो शब्दों या दो पदों को आप जोड़ देते हैं, एक नया शब्द निर्मित होता है जो कि अपने आप में स्वतंत्र होता है। अब समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। भाई जोड़ने के लिए कम से कम दो चीज़ें तो चाहिए, अगर एक रहेगा तो आप कैसे जोड़ेंगे। और एक से अधिक पद भी हो सकते हैं, एक पदीय भाव समास है या फिर बहुपदीय है, तो ये तो देखने पर मालूम होता है। समास में समस्त होने वाले पद यानी जिन्हें कि आपस में मिलाया जा रहा है, जब उन्हें मिला दिया जाता है यानी एक में फ्यूज़ कर दिया जाता है, तो विभक्ति और प्रत्यय वहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर आप विभक्ति और प्रत्यय को रखेंगे बीच में तो शब्द आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रत्यय भी शब्द के अलग अस्तित्व को दर्शाते हैं, विभक्तियों का भी यही काम होता है। समस्त पदों के बीच संधि की स्थिति होने पर संधि अवश्य होती है। मतलब यह है कि अगर समस्त पद के बीच में संधि की नौबत आती है तो संधि के नियम के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। तब वहाँ ये नहीं करेंगे कि समास पर ही टिके रहेंगे, समास का तो जो तरीका है वो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर संधि का भी नियम लागू होगा। और संस्कृत में तत्सम जो होते हैं उनमें ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप संधि के नियमों का भी साथ में पालन करें। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द जो होते हैं उनको समस्त पद कहते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों को जोड़ दिया तो एक नया पद बन गया जो कि है समस्त पद, और अपने आप में स्वतंत्र है। जैसे देशभक्ति, अब इसे अगर आप देखें तो देश और भक्ति दो अलग शब्द हैं, उनको एक में मिला लिया गया। नहीं तो आप लिखते देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, लेकिन आपने लिख दिया देशभक्ति। ठीक है, तो ये आपके समय और आपकी मेहनत दोनों को बचाते हैं। बीच में फालतू जो विभक्तियाँ और टेक लगाने वाले शब्द होते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। ऐसे ही राम लक्ष्मण, आप लिखेंगे राम और लक्ष्मण, तो ये और फालतू में यहाँ बीच में घुसा हुआ है उसको हटा दीजिए, आप एक डैश लगा दीजिए, राम लक्ष्मण हो गया। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं, ऐसे आप बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुरलीधर भगवान कृष्ण है, तो बात वही है, और बल्कि सुनने में और अच्छा लग रहा है, समय बच रहा है, आपको कम मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये है समास का उद्देश्य। ऐसे ही महात्मा है, अब आप लिखेंगे महान है जो आत्मा, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, उसकी जगह आप लिखेंगे महात्मा। जैसे महात्मा गांधी हैं, आप लिखेंगे कि महान है जो आत्मा वह है गांधी, तो आप लिख देंगे कि वो महात्मा गांधी है। तो आप समझ लीजिए कि कितना आसान काम है। तो समास हमारे काम को आसान करते हैं। समस्त पद का अगर आप विग्रह कर देते हैं तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। जैसे महात्मा है उसका आप विग्रह कर दीजिए, महान है जो आत्मा, सब अलग अलग हो गया। और ये प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। जैसे संधि विच्छेद होता है ना, वैसे ही समास विग्रह होता है। देश के लिए भक्ति यानी देशभक्ति, मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर हो गया, राम और लक्ष्मण, जैसा कि आपको बताया पीछे वही चीज़ है। तो इसमें जो पहला पद और दूसरा पद होता है समस्त पद के विघटन करने से, तो पहले वाले पद को कहते हैं पूर्व पद, और बाद वाला जो होता है, देखिए उत्तर जो शब्द है ना, इसका एक तो आप अर्थ निकालते हैं आंसर से, प्रश्न उत्तर वाला उत्तर, और दूसरा होता है उत्तर दिशा, और एक उत्तर का मतलब होता है बाद का समय। जैसे आप रामचरितमानस या रामायण को पढ़ते हैं तो सबसे अंतिम वाला जो कांड है वो है उत्तर कांड, तो वो सबसे बाद में है, यानी उत्तरार्ध है, बाद की चीज़ है। तो उत्तर यानी बाद का अर्थ यहाँ पे प्रकट होता है, तो बाद वाले पद को हम कहते हैं उत्तर पद। अब पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद। जैसे कि पूजा घर है, अब पूजा घर क्या है, एक समास किया हुआ शब्द है, मतलब एक समस्त पद है कहलाएगा। तो इसमें आप दोनों शब्दों को अलग अलग कर दीजिए, पूजा और घर, ये अलग अलग हो गया। तो पूजा क्या है, ये पूर्व पद है, और घर जो है ये उत्तर पद है, ऐसे होता है। पूजा के लिए घर, इसका विग्रह हो जाएगा। वैसे ही राजपुत्र है, अब राजपुत्र में राजा का पुत्र, यही इसका मतलब है, तो राजा इसमें पूर्व पद है और पुत्र जो है वो उत्तर पद है, ऐसे होता है। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई जोड़ना यहाँ भी है और संधि में भी हमने यही काम किया था, तो फ़र्क क्या है, दोनों को अलग अलग न पढ़कर एक में क्यों न पढ़ा जाए। तो अंतर होता है।
अगर अंतर नहीं होता तो व्याकरण को निर्मित करने वाले जो बड़े बड़े व्याकरणाचार्य हैं वो इतने मूर्ख नहीं है कि दोनों को अलग बताते। देखिए इसमें अंतर क्या है। पहला तो ये फर्क होता है कि समास में दो पदों का योग होता है। ध्यान से देखिएगा, दो पद होते हैं, मतलब दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। शब्द निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, हम एक नया शब्द बना जरूर रहे हैं। तो पूजा एक अलग शब्द है जिसका कि अपना अर्थ है, और घर एक अलग शब्द है। हालांकि ऐसा संधि में भी होता है। फिलहाल संधि में दो वर्णों का आपस में मेल होता है, जैसे कि विद्याधन आलय। अब ये है ना, तो अब जब आप विद्या और आलय को जोड़ते हैं तो उसमें आ जो शब्द है, आलय में जो पहला अक्षर है आ, वो गायब हो जाता है, और जो द्य लिखा हुआ है विद्या में द्य है, उसी के आगे आ की मात्रा लग जाती है। दीर्घ संधि में आप जोड़ते हैं ना, तो इसमें वर्णों का योग होता है, वर्णों का योग होता है। और जैसी संधि है, जैसे कि व्यंजन संधि है तो व्यंजन वाले वर्ण आपस में संयुक्त होंगे। अगर स्वर संधि है तो स्वर का, विसर्ग संधि है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, उसकी जगह कुछ मात्रा या शब्द आ जाएगा। तो कुल मिलाकर वर्णों का यहाँ तालमेल होता है। और समास में क्या होता है, दो पदों को हम जोड़ते हैं और वो दिखाई भी देता है, जैसे पूजा घर। अब इसमें आप किसी वर्ण को नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जा और घ बीच में जुड़ रहा है यहाँ पर आकर, तो इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है। जस का तस है, और दोनों का अपना अपना इसमें मतलब भी है, तो ऐसे होता है। और संधि को तोड़ने पर जो प्रक्रिया, मतलब जो चीज़ हमें प्राप्त होती है, वो तो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया कहलाती है विच्छेद, क्योंकि वहाँ पर आप अलग कर रहे हैं, संबंध तोड़ रहे हैं। और विग्रह जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आप अलग अलग रख दे रहे हैं, बस एक पास थी दूर दूर कर दे रहे हैं, तो ये है विग्रह। विच्छेद और विग्रह में हालांकि शाब्दिक अर्थ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ दोनों को भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। विग्रह जो शब्द है वो समास के लिए इस्तेमाल होता है, विच्छेद जो शब्द है वो संधि के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये अंतर है। इसके बाद आप देखें संधि विच्छेद कैसे करेंगे। पीत धन अंबर, पीतांबर हो जाएगा, और पीत और अंबर ये क्या है, समास विग्रह। चलिए, पीला है जो अंबर, यानी पीला है जो वस्त्र। अब समास के भेद देख लेते हैं। ये तो हमने सिर्फ परिभाषा देखी है। देखिए 6 भेद होते हैं, आप वैसे भी जानते हैं। इसमें डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, इसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड आप रसायन विज्ञान में भी पढ़ते हैं। फिलहाल तत्पुरुष समास यानी डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। उसके बाद आता है कर्मधारय यानी अपोजिशनल, कर्म को धारण करने वाला ये समास होता है। कैसे धारण करेगा वो हम देखेंगे। द्विगु समास होता है, ये न्यूमरल होता है। इसमें क्या है, नंबर्स दिए रहते हैं, यानी संख्याएं होती हैं, उससे आप पहचानते हैं। बहुब्रीही होता है, ये कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है। ये एट्रीब्यूटिव कंपाउंड है। इसके बाद द्वंद्व समास होता है, जिसमें कि कोई किसी से कम नहीं होता, न पूर्व पद पीछे हटता है न उत्तर पद पीछे हटता है, दोनों आपस में गुथ जाते हैं, यानी द्वंद्व करने लगते हैं। द्वंद्व का मतलब समझ रहे हैं ना, वो आपस में कुश्ती होनी शुरू हो जाती है। द्वंद्व का मतलब कुश्ती नहीं होता है, वो एक मरणांतक युद्ध होता है, मतलब दो लोग लड़ रहे हैं, उसमें कोई एक मरेगा और दूसरा जीतेगा, इसका ये मतलब होता है। फिलहाल द्वंद्व समास ये क्या है, ये कॉपलेटिव कंपाउंड है। इसके बाद अव्ययी भाव है, यानी एडवर्बियल इसको कहा जाता है, तो अवयवों का यहाँ पे भाव होता है। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो तत्पुरुष समास ये सबसे पहले है, और समास में मतलब इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो जाता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह को हम गायब कर देते हैं, तो भाई कारक चिन्ह तो वैसे भी गायब होगा, कारक विभक्ति प्रत्यय इन सबको हम हटा देंगे, तभी तो समास को जोड़ेंगे, मतलब समास का पूरा पद निर्माण करेंगे। तो उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, ये ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष की यही पहचान है। और देखिए जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत, शराहत, शर से आहत, शर मतलब बाण होता है, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राजा का कुमार या राजा का पुत्र, राजपुत्र या राजकुमार, तो ये होता है तत्पुरुष समास। मतलब ये है कि इसमें जो उत्तर पद है वो प्रधान है। तो उत्तर पद प्रधान होने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें पहले वाले का कोई महत्व नहीं है, तुलसी का अपना महत्व है, लेकिन सिर्फ आप तुलसी लिख देंगे तो उससे क्या अर्थ निकलेगा, कुछ अर्थ निकलना चाहिए ना, वो तो एक नाम हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएंगे या फिर तुलसी का पौधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप कृत लिख देते हैं तो इससे ये मालूम होता है कि उनके द्वारा किया हुआ, तो पहले पद की महिमा दूसरे पद पर निर्भर होती है, ये मतलब है इसका। शर से आहत, अब शर सिर्फ आप लिखेंगे तो वो सिर्फ आपको एक मालूम होगा कि बाण है, अब उसके साथ आपने लिख दिया आहत यानी बाण से घायल, अब मालूम हो गया इसका अर्थ क्या है। तो दूसरा वाला जो पद है ना वो नेतृत्व करता है पूरे पद का। इसके बाद अब इसके भाग हैं, मतलब तत्पुरुष समास जो है उसमें भी प्रकार हैं। इसमें द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है, जिसको कि हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। और इसमें होता ये है, अभी आपने पीछे देखा कि कारक की विभक्ति का लोप होता है, तो यहाँ कर्म कारक की जो विभक्ति है, और कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है, जिससे कि आप इसे पहचानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से। तो कर्म कारक की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, अब ये जो लिखा है ना स्वर्ग प्राप्त, इसको आप तोड़िए तो स्वर्ग को प्राप्त,
स्वर्ग को प्राप्त, इसका विग्रह ऐसे होगा। मतलब आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किसको क्या प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कर्ता कौन है और कर्म कौन है, तो कारक आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप सही कारक चिन्ह लगा पाएंगे। तो समास का वीडियो देखने से पहले पीछे कारक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, उसका अलग सेपरेट वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। और नहीं तो आप कंबाइंड पापा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। चलिए, स्वर्ग प्राप्त जो है इसका मतलब है स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी को आया है, मतलब यह है कि कर्म कारक की जो विभक्ति थी को, उसको हमने हटाया तो ये प्राप्त हुआ था, तो ये कर्म तत्पुरुष है। वैसे ही कष्टपत्र, ठीक, तो कष्ट को आपत्र, इसका ये मतलब है। यहाँ पे असल में ये प्राप्त से तात्पर्य था, तो कष्ट प्राय भी कह सकते हैं। हालांकि ये शब्द बहुत सही नहीं है, इसकी संरचना सही नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। गृहागत, ये वाला शब्द जाने दीजिए। इसको देखिए, गृहागत, तो गृह को आगत, आगत मतलब आया हुआ, गत मतलब गया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, तो घर को आया हुआ, इसका ये मतलब है। आपने समास विग्रह किया तो इसमें बीच में को आया, तो ये क्या है, कर्म तत्पुरुष है। इसमें भी देखिए गृह शब्द जो है वो है महत्वपूर्ण पूर्व पद, लेकिन उत्तर पद ही उसकी महिमा बता रहा है कि गृह से संबंधित क्या बात हो रही है। तो घर को आया हुआ, आगत यहाँ पे नेतृत्व कर रहा है, तो ये तत्पुरुष है। सिर तोड़, तो सिर अगर आप कह देंगे तो भाई सिर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको तोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है ना, तो तोड़ जब आप लगाएंगे उसके आगे तब उसका सही अर्थ निकल रहा है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान है। और सिर को तोड़, तो को यहाँ पे विभक्ति चिन्ह था जिसको कि हमने गायब किया, तो ये कर्म तत्पुरुष था। वैसे ही चिड़ी मार है, चिड़ियों को मारने वाला, को हटा दीजिए। सिर तोड़ आपने फिर से देख लिया, आगे चलते हैं। देखिए गगन चुंबी में भी वही है, गगन को चूमने वाला, चुंबी मतलब चूमने वाला, तो यहाँ को आपने गायब किया। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ठीक है। इसी तरह से रथ चालक है, जेब कतरा है, जेब को कतरने वाला, तो ये सब जो है ये कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। इसके बाद अब कारक के ही चिन्ह के हिसाब से करण तत्पुरुष, जिसे कि तृतीया तत्पुरुष कहा जाता है, उसको देखिए। जैसे कि वाक युद्ध, तो वाक युद्ध का मतलब क्या है, वाक से युद्ध यानी वाणी से युद्ध, तो वाक से युद्ध। अब यहाँ पे करण से, देखिए करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, से है, तो यहाँ से का लोप हुआ था और वाक और युद्ध को हमने जोड़ दिया था। अब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो सिर्फ समास का ही नियम नहीं लगा है, बल्कि यहाँ संधि के नियम को भी हमें पालन करना पड़ा है, तब जाकर ये जुड़ा है। नहीं तो आप ऐसे वाग युद्ध लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ ग आधा हो गया है, तो यहाँ व्यंजन संधि के नियम के हिसाब से जोड़ हुआ है। तो समास के साथ साथ आपको कारक और संधि सबका ज्ञान होना चाहिए, तो एक क्रम से वीडियो को देखिएगा, ये कहने का मतलब है। जितनी पूरी सीरीज में वीडियो बने हैं ना, एकदम शुरुआत से आप देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके बाद आचार कुशल को देखें, आचार से कुशल, आचरण से कुशल, यहाँ भी से था उसको हमने लुप्त कर दिया। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। इसके बाद कपड़ छना, कपड़े से छना हुआ। से, यहाँ पे जो से शब्द है वो रहेगा, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान है, लेकिन इसमें जो से विभक्ति चिन्ह है उसके हिसाब से ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही करुणागत है, रसभरा है, मुँह मांगा है, भयाकुल है, रेखांकित है, शोकग्रस्त है, मदांध है, मनचाहा है, ये सारे शब्द हैं। सुरचित है, ये सूर रचित है, असल में यहाँ सुर रचित लिखा हुआ है। सुर मतलब देवता हो जाएगा, और सूर मतलब अंधा होता है, तो सूरदास को सूर कहते थे, तो सूर द्वारा रचित। अच्छा, अब संप्रदान तत्पुरुष को देखिए, तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो यहाँ से गायब हो जाता है, तो उसकी विभक्ति क्या है, के लिए। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है तो वहाँ पर होता है संप्रदान कारक, मतलब कर्ता जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए यानी कर्म के लिए सहर्ष कोई काम कर रहा है या उसको कोई चीज़ दे रहा है, देने का भाव, संप्रदान यानी सहर्ष अपनी सम्मति से प्रदान करना, तो इस तरह का भाव निकलता है, तो वहाँ पर ये कारक लगता है, और के लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आमतौर पे होता है। तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अपनी जो भक्ति की भावना है आप किसको समर्पित कर रहे हैं, देश को दे रहे हैं, तो ये संप्रदान कारक है यहाँ पर, और उसी का हम उसके जो विभक्ति चिन्ह है के लिए उसका लोप कर दिए, तो ये देशभक्ति समास इसका हो गया, मतलब समास का समस्त पद बन गया। और ये है असल में तत्पुरुष ही, क्योंकि भक्ति शब्द ही देश की महिमा बता रहा है, और चूंकि ये संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को गायब करके बना है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष भी इसको कहते हैं। इसके बाद इसी तरह से विद्यालय है, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर, और रसोई घर, रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी यानी जंजीर, राह खर्च यानी राह के लिए खर्च, पुत्र शोक, स्नान घर, यज्ञशाला, डाक गाड़ी, गौशाला, सब वही है, एक आप समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। इसके बाद अपादान में सेम वही बात है कि भाई अपादान कारक का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उसको हम यहाँ से लुप्त करते हैं, और बाकी शब्द जो है वो तत्पुरुष के ही रेंज में आता है, यानी उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे दूरागत, दूरागत का मतलब क्या, दूर से आया हुआ, बड़ी दूर से आए हैं, ठीक है, तो दूरागत अब यहाँ पे से। और एक चीज़ और है कि अपादान में अलग होने का भाव होता है, तो दूर से आया हुआ यानी दूरी जहाँ थी वहाँ से इसकी जो इसका जो संबंध है वो टूट रहा है,
ये कैसे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, जो दूर स्थान था वहाँ से ये छोड़ कर आ रहा है। तो छोड़कर हटने का या अलग होने का जो भाव है वो अपादान में दिखाई देता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गाड़ी स्टेशन से निकल गई, अब यहाँ क्या है, अपादान है, क्योंकि दूर जाने का जो भाव है वो दिखाई दे रहा है। अब ये वाला अपादान नहीं हो जाएगा कि कुत्ते को डंडे से पीटा, क्योंकि डंडे की सहायता ली आपने, डंडे को दूर फेंक के नहीं मारा था, ठीक है। तो अपादान पहचानने का तरीका, अब यहाँ जन्मांध, जन्म से अंधा, यानी जन्म से लेकर अब तक बीच का एक लंबा समय दूर जाने का भाव, और ये अंधा है, जन्म से अंधा है। तो इसको आप क्या करेंगे, अब यहाँ से कारक चिन्ह को हटा देंगे, अपादान का जो है जन्म और अंधा को जोड़ दीजिए, ये जन्मांध हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। पहला तो इसमें संधि का नियम काम कर रहा है, संधि के नियम से ही ये जोड़ा गया है, यहाँ व्यंजन संधि लगी है, ठीक है, जन्मांध। और दूसरा ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि जन्म से अंधा, तो ये कारक वाला जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो है, और साथ में तत्पुरुष, ये समास आप पढ़ रहे हैं तो समास का भी यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो 3 चीज़ें आप एक साथ इससे समझ सकते हैं। वैसे रण विमुख है, यानी रण से भागा हुआ, लड़ाई छोड़कर भागा हुआ, तो रण से विमुख, ये मतलब लड़ाई जहाँ हो रही थी वहाँ से दूर जा रहा है, तो अपादान है निश्चित तौर पे। अब यहाँ से आप हटा दीजिए, रण विमुख हो जाएगा। देश निकाला, देश से बाहर निकाल दिया गया है ना, तो यहाँ भी दूर जाने का भाव है, सीधी बात है, से को हटा दीजिए। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, तो काम से दूर भाग रहा है। नेत्रहीन यानी आँखों से विहीन, और पाप मुक्त, आशातीत, धनहीन, मतलब दूर जाने का भाव निकल रहा है, तो अपादान है। इससे यहाँ पे आमतौर पे विभक्ति चिन्ह होता है, हमेशा नहीं होता है लेकिन अधिकतर मामलों में होता है। तो इसमें आप करेंगे क्या, बस विभक्ति चिन्ह जो है उसको हटा देंगे, या कारक चिन्ह जो है उसको हटा देंगे। जो भी वहाँ रहेगा, विभक्ति रहेगी तो विभक्ति को हटाएंगे, कारक रहेगा तो कारक को हटाएंगे, और अंत में आप यहाँ समास का पूरा जो समस्त पद है उसको बनाएंगे। इसके बाद संबंध तत्पुरुष को देखें, षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है, षष्ठी विभक्ति पर आश्रित होता है, और इसमें का, के, की जैसे विभक्ति चिन्ह आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं जो कि गायब हो जाते हैं। जैसे विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, का को यहाँ पे हटा लेना है, तो विद्याभ्यास, विद्या और अभ्यास को आपस में आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर व्यंजन संधि का नियम लगेगा और ये जुड़ जाएगा। और माफ कीजिए, यहाँ स्वर संधि का नियम लगेगा, क्योंकि एक जो है वो इसमें से स्वर है, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे हैं सेनापति, सेनापति जो है वो क्या है, सेना का पति, सेना का नायक, पति मतलब यहाँ पे हस्बैंड से तात्पर्य नहीं है। तो का जो है उसको आपने लुप्त किया। इसके बाद पराधीन है, पर के अधीन, यानी दूसरे के अधीन, दूसरे के आश्रित, तो यहाँ से के देखिए विभक्ति चिन्ह है। तो विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह जो कहा जाता है वो पहचानना आपको आना चाहिए। इसके बाद श्रमदान है, श्रम का दान, राजभवन है, राजपुत्र है, देश रक्षा है, शिवालय है, गृह स्वामी है। तो अब ये है कि तत्पुरुष समास पूछ लिया तब तो काम आसान है कि आप आराम से पहला पद और उत्तर पद पकड़ के उसको पहचान लेंगे, लेकिन उसके डिवीज़न अगर पूछेगा तो इसमें थोड़ा बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो इसीलिए दिया है, आमतौर पर पूछा जाता है। आगे बढ़ते, अधिकरण तत्पुरुष को देखिए, विद्याभ्यास है, विद्या का अभ्यास, ये इसमें भी आ जाता है, ठीक है। का विभक्ति चिन्ह है तो उसको गायब किया तो वो इसमें भी आ जाएगा। गृह प्रवेश है, गृह में प्रवेश, इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो आमतौर पे में होती है जो कि लुप्त हो जाती है, तो विद्याभ्यास इसमें बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। विद्याभ्यास ये पीछे जो का था उसी के लिए काम कर रहा था। यहाँ अधिकरण तत्पुरुष में इसको तो हटा ही दीजिए, नहीं तो आप हमेशा कन्फ्यूज होंगे। सीधा यहाँ से देखिए, गृह में प्रवेश, किसी चीज़ में घुसने का भाव कुल मिलाकर यहाँ दिखाई दे रहा है। में का मतलब अंदर होता है ना, तो गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, तो यहाँ से आपने में हटा दिया, गृह और प्रवेश को जोड़ दिया, बन गया गृह प्रवेश। ये तत्पुरुष है, और कैसा तत्पुरुष है, तो अधिकरण है, या सप्तमी तत्पुरुष इसको कहते हैं। इसी प्रकार से पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, नरोत्तम है, नरों में उत्तम, बात वही है। उसी प्रकार से कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, दानवीर यानी दान देने में वीर, तो यहाँ में यानी अंदर का भाव जो है वो प्रकट होता है, उसको आप हटा देंगे, जोड़ देंगे तो समस्त पद बनेगा, और वो इस तरह से सामने आएगा। इसके बाद अगला नंबर है कर्मधारय का, इसके 6 भाई थे ना, मतलब टोटल पहला हमने कंप्लीट किया है, दूसरा वाला है कर्मधारय, और इसमें होता यह है कि समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ये इसमें भी है, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय, उपमान और उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाए। इसमें प्रधानता उत्तर पद की होती है, लेकिन संबंध कैसा होता है, तो या तो उपमान उपमेय का संबंध होगा, मतलब एक की उपमा दी जाएगी दूसरे के लिए दी जाएगी, ये बात है, और विशेषण विशेष्य का भी संबंध हो सकता है, मतलब एक उसमें से विशेषता बता रहा है और किसका गुणगान कर रहा है तो वो दूसरा वाला है। जैसे देखें आप इसमें देखिए, इसमें पहचानने का एक और तरीका दिया है। विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य में है जो, जैसे जो शब्द आते हैं, या फिर के समान, देखिए उपमा देंगे आप तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे एक तरह से कि उनके समान, सूर्य के समान तेजस्वी, है ना,
तो यहाँ उपमान और उपमेय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। तो के समान और है जो, नीला है जो अंबर, ऐसे। तो है जो और के समान जैसे जो यहाँ पे चिन्ह है वो दिखाई दे तो आप वैसे भी पकड़ सकते हैं कि ये कर्मधारय है। जैसे नवयुवक, नव है जो युवक, नवीन है जो युवक, इसका यही मतलब है। तो है जो यहाँ दिखा। और दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब नव क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है नया, और युवक जो है वो एक संज्ञा शब्द है यानी विशेष्य है। तो विशेषण क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, बन गया विशेषण और विशेष्य का संबंध। और इसमें उत्तर पद ही प्रधान है, युवक ही सब कुछ तय करेगा, वही नेतृत्व करेगा शब्द का, ठीक है। तो नव युवक इस प्रकार से आपका कर्मधारय है। वैसे ही पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीत है जो अंबर, वही पीत मतलब पीला होता है। तो अंबर मतलब यहाँ पे आकाश नहीं, वस्त्र से तात्पर्य है। अंबर का शाब्दिक अर्थ होता है आच्छादित करने वाला, ढकने वाला। तो ढकने का काम आसमान भी करता है, चारों ओर से ढका हुआ है, और गैसों का आवरण। और वही काम वस्त्र भी करता है। जैसे ऊपर से आप एक ओढ़नी लेते हैं, तो भगवान कृष्ण जो थे, और मूल रूप से भगवान विष्णु पीले रंग की का पूरा उत्तरीय धारण करते थे, तो उसे कहते थे पीतांबर। तो यहाँ वही है, पीत है जो अंबर यानी पीला है जो वस्त्र। तो अंबर शब्द यहाँ पे उत्तर पद है जो कि प्रधान है, और है जो यहाँ आया है ना, तो उसके आधार पे आप आराम से पहचान सकते हैं कि कर्मधारय है। पीत शब्द जो है यानी पीला, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो विशेष्य और विशेषण में संबंध बन गया। वैसे ही देखिए परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम मतलब उच्च या महान कहा जा सकता है। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, और ईश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ईश्वर क्या है, यहाँ नेतृत्व करता है, विशेष्य है, और वही उत्तर पद है तो वो प्रधान है। इस हिसाब से हो गया। उसी प्रकार से नील कमल, नीला है जो कमल, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। महान है जो आत्मा, महान शब्द गुणवाचक विशेषण है। कनक की सी लता, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मूड चेंज हो गया है, कनक लता। अब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि कनक है जो लता, लता जो है वो स्वर्ण नहीं हो सकती, कनक मतलब सोना होता है। तो यहाँ उससे तुलना कर रहे हैं। तो एक उपमान है और एक उपमेय है इसमें, है ना, मतलब एक की तुलना हो रही है और दूसरे से तुलना की जा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है आपका कर्मधारय में चला जाएगा। वैसे ही प्राण प्रिय यानी प्राणों के समान प्रिय। अब प्राण जैसा कोई प्रिय नहीं हो सकता, हाँ उसी के समान हो सकता है। जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है, और अपनी जान का मोह सर्वाधिक होता है, कोई स्वीकार करे या ना करे। इसके बाद लाल मणि यानी लाल है जो मणि, यहाँ भी वही बात है। और अधमरा, आधा है जो मरा। तो इसी हिसाब से चलता है। कीसी और है जो जैसे जो शब्द हैं उससे आप आराम से पकड़ सकते हैं, बस विग्रह करना होता है। अब कर्मधारय के भी प्रकार हैं, कुल मिलाकर इसके 4 प्रकार होते हैं। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभयो पद मतलब विशेषण उभय पद, और विशेष्योभय पद यानी दोनों विशेष्य हो जाए या दोनों विशेषण हो जाए। उभय का मतलब होता है दोनों। तो ये पदों पर आश्रित होता है। जैसे कि विशेषण पूर्व पद, नाम से स्पष्ट है इसमें काम, यानी पूर्व पद जो है वो विशेषण है, पहला पद इसमें विशेषण होता है। जैसे हमने पीछे देखा, पीतंबर परमेश्वर नीली गाय प्रिय सखा, पीतांबर परमेश्वर नील गाय प्रिय सखा। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला पद जो है वो विशेषण है। पीत, परम, नील और प्रिय, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। बाकी जो अगला है वो विशेष्य है। इसके बाद विशेष्य पूर्व पद में सिंपल है, नाम से आप पहचानिए। देखिए विशेष्य जो है वो पहले रहता है, यानी पूर्व पद इसमें विशेष्य होता है। जैसे कि कुमार श्रमणा। अब कुमार जो है ये कुमार या कुमारी जो आप लगाना चाहें, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो कुमार शब्द जो है वो क्या है, ये विशेष्य है। और श्रमणा यानी संन्यास ग्रहण करने की ये प्रक्रिया है, तो इसको हम विशेषण में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर हमें पहला पद चूंकि विशेष्य मिल गया है तो हमारा काम हो गया है। उसी प्रकार से विशेषण उभय पद जो होता है, यानी विशेषणोभय पद इसको मिलाकर कहते हैं। इसमें दोनों ही पद विशेषण होते हैं। जैसे नील पीत, नीला पीला। वैसे ही शीतोष्ण, ठंडा गर्म, मतलब ये है, इसका भाव बताया गया है, शीत और उष्ण। तो इसमें क्या है कि दोनों पद जो है वो विशेषण है। हालांकि ये द्वंद्व समास भी हो सकता है। यहाँ देखें ना, तो कर्मधारय में यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख लीजिएगा, द्वंद्व समास में भी आमतौर पे इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि नीला और पीला, नीला पीला आप लिखें चाहे नीला और पीला लिखें, दोनों का महत्व है समान। वैसे ही 2 और 4, कृताकृत यानी किया बेकिया। आकृत मतलब होता है, अकृत मतलब होता है नहीं किया हुआ, जिसको कि आपने नहीं किया, और कृत मतलब किया हुआ। तो दोनों को मिला दिया, अधूरा छोड़ने वाली प्रक्रिया। उसी प्रकार से सुनी, अनसुनी, कहनी, अनकहनी, इस प्रकार से है। तो ये सब जो है इसमें दोनों ही पद विशेषण हैं, और ये द्वंद्व में भी चला जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो विकल्प जैसा दिया हो उसके आधार पर आपको फैसला लेना है। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कर्मधारय भी दे दे और द्वंद्व भी दे दे, ये संभव नहीं है। इसके बाद विशेषणोभय पद आप देख रहे हैं, तो इसमें माफ कीजिए विशेष्योभय पद। तो इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं, सीधी बात है। जैसे आम गाछ,
आम भी विशेष्य है, गाछ भी विशेष्य है। गाछ मतलब होता है डाली, और आम मतलब आम का वृक्ष, तो वृक्ष की डाली। अब इसमें कोई भी जो है वो विशेषण तो है नहीं, तो इस तरीके के भी होते हैं और ये कर्मधारय में आते हैं। इसके बाद अब कर्मधारय तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं। तो हमने दो चीज़ देखी थी पीछे, कि उपमान उपमेय का संबंध हो जाए पहले और दूसरे पद में, या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाए। तो विशेषण विशेष्य पर आधारित तो वर्गीकरण हमने देख लिया, लेकिन अभी उपमा वाला जो था वो रह गया। तो उपमान कर्मधारय एक भेद, इसका भेद होता है। दूसरा उपमित कर्मधारय होता है, ठीक है। एक उपमान होता है जिसका कि नज़ीर दिया जाता है, जिसका नमूना पेश किया जाता है, मिसाल पेश की जाती है, और जिसको दी जाती है, जिसके लिए दी जाती है, वो उपमित होता है, जिसकी की उपमा की गई है। उसके अलावा एक होता है रूपक। उपमा और रूपक अलंकार आप पढ़ते हैं ना, तो दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। ये तीन प्रकार हैं। अब इसमें जिससे किसी की उपमा दी जाए वो उपमान होता है, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय होता है। तो सीधा आप जानते हैं, जैसे कि घन की तरह श्याम, घनश्याम। अब यहाँ पे घन क्या है? उपमान है। घन मतलब बादल होता है, और श्याम जो है वो उपमेय है। यानी बादलों की तुलना की गई है, माफ कीजिए, श्याम की तुलना की गई है बादलों से, क्योंकि उनका रंग जो है वो सांवला है। उसी प्रकार से उपमान कर्मधारय है। तो उपमान कर्मधारय में आप देखें कि उपमान पदवाचक या उपमान वाचक पद का उपमेय वाचक पद के साथ समास होता है। यानी उपमान वाचक जो पद है वो उपमेय वाचक पद से जुड़ जाता है। जैसे कि आप देखें विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, ये है। और इसमें पहचानने का तरीका ये है कि इव जैसा, इव और जैसा जो अव्यय है ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे विद्युत जैसी चंचला, जैसी को आप हटा दीजिए, विद्युत और चंचला को जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से उपमित कर्मधारय है, इसमें उपमान कर्मधारय का अपोजिट हो जाता है, यानी उपमेय पदवाचक जो है वो उपमान पदवाचक के साथ जुड़ जाता है। यानी पहला पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमान होता है। तो अधर पल्लव, अब इसमें क्या है? अधर पल्लव के समान है। तो अधर पल्लव आपने कह दिया, यहाँ उल्टा हो गया है, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। नरसिंह मतलब नर, सिंह के समान नर, इस प्रकार से। अब ये छोड़ दीजिए, आ जाइए इधर द्विगु समास में। कर्मधारय में यही 6 प्रकार आप कह सकते हैं। 3 हमने पीछे देखे, और 3 नहीं बल्कि ये 4 थे टोटल, और उसके बाद ये 3 इधर नीचे देखे। द्विगु समास को देखेंगे। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक आमतौर पे होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और पहचानना आसान है। सप्त सिंधु, यानी 7, सप्त जो है वो 7 संख्या को दर्शा रहा है। सिंधु यहाँ पर दूसरा पद है। 7 सिंधुओं का समूह, 7 समुंदर। और दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समाहार। तिरंगा यानी 3 रंगों से बना हुआ वस्त्र या फिर जो भी चीज़। और दुअत्री, ये दुअत्री नहीं, असल में दुअन्नी है, जो कि त्र जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब डबल न है, इस प्रकार से, ठीक है, ये न है। तो दुअन्नी यानी 2 आनों का समाहार। 2 आना, 3 आना। ये आना जो है ये पैसे से छोटा होता था। इसके बाद आप देखें पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अब यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो इसको पहचानना आसान है, आप आराम से। पंचरत्न, नवरत्न, नवरात्रि, त्रिवेणी, सतसई। सतसई यानी सप्तशती इसको कहा जाता है। 700 पदों का या 700 दोहों का समूह होता है। तो 700 क्या है? संख्या है। इसके बाद अब चलते हैं बहुब्रीही। देखिए ब्रीही जो शब्द है ये चावल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओदन और ब्रीही जो शब्द हैं ये चावल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आमतौर पे जो उबला चावल होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद को यहाँ प्रधान मान लिया जाता है तो इसे हम कहते हैं बहुब्रीही। अब यहाँ दिक्कत यह है कि जो पद आए हुए हैं उसको हम प्रधान मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके मिलने से कुछ और ही अर्थ वहाँ पे प्रकट हो रहा है। तो न तो इसमें पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य ही आकर बाजी मार लेता है। जैसे दशानन। अब दशानन में 10 और आनन, ये 2 शब्द हैं, ये जो कि पता लग रहे हैं, 10 आनन वाला, या 10 हैं जिसके आनन, तो ठीक है। लेकिन अब समस्या यहाँ ये है कि दशानन शब्द जो है उसका कोई ऐसे औचित्य है ही नहीं है। वो तो हम लोग रावण के लिए एक उपमा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके पास 10 सिर थे, है ना। तो यहाँ तीसरा पद आ गया रावण, जो कि इसका अर्थ है। तो तीसरा पद यहाँ प्रधान होता है। रावण प्रधान है, न कि दशानन। दशानन तो उसका एक उपनाम है ना। और एक चीज़ और कंफ्यूज आपको कर सकती है कि भाई यहाँ 10 लिखा हुआ है, दशानन है, तो 10 लिखा है यानी संख्या है, तो संख्या है तो ये द्विगु होना चाहिए। नहीं, द्विगु इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्विगु में वो बात नहीं होती है कि पहला पद और दूसरे पद को छोड़ के कोई तीसरा वहाँ पे मुखिया होता है। लेकिन बहुब्रीही में ये होता है। पहले आप ये देख लीजिएगा कि दोनों पद प्रधान हो रहे हैं या फिर कोई तीसरा आके उसमें बैठ रहा है। तीसरा आकर बैठेगा तो वो बहुब्रीही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब विशेषताओं को देखिए इसकी, बहुब्रीही समास की। तो विशेषता पहली तो ये होती है कि 2 या 2 से अधिक पदों का समास होता है, तो भाई वो तो अन्य में भी होता है। इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है। 10 हैं जिसके आनंद, ऐसे आप कहेंगे। लंबा सा वाक्य बनाना तो वाक्यात्मक होता है। इसमें अधिकतर पूर्व पद कारक होता है या विशेषण होता है।
या तो विशेषण होगा, जैसे दसानन में 10 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, और कहीं कहीं कारक होता है, और अन्य पद इसमें प्रधान होता है, अन्य यानी कोई तीसरा। लिंग जो है वो विशेष्य के हिसाब से होता है, जैसे प्रधानमंत्री, अब यहाँ देखें आपकी मंत्रियों में प्रधान है जो वो है प्रधानमंत्री, तो यहाँ ये तीसरा पद जो है वो प्रधान हो जा रहा है। उसी प्रकार से पंकज, अब देखिए पंक में जो पैदा हुआ, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो पंक में जन्म लेने वाला है या पंक में पैदा होने वाला, तो ये पंक में कौन पैदा होता है, कमल। हालांकि जलकुंभी भी पंक में उगती है और बाकी चीज़ें भी कीचड़ में पैदा होती हैं, लेकिन हम लोग कमल के लिए ही पंकज शब्द स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। तो ना तो यहाँ पे पंक इम्पॉर्टेंट हुआ, ना मतलब जो उत्पन्न होने का जो भाव है वो इम्पॉर्टेंट हुआ, यहाँ कमल इसका शाब्दिक तात्पर्य है, तो ये बहुब्रीहि है। इसी प्रकार से अनहोनी यानी कोई विशेष घटना, इसका ये मतलब हुआ। और निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, तो निशाचर माने इसको राक्षस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चौलड़ी, 4 लड़ियों से बनी हुई यानी माला, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। वैसे ही विषधर है, मृगनैनी है, त्रिलोचन है, ये सब जो शब्द यहाँ आप देख रहे हैं ना, समस्त पद, जब आप इनका विग्रह करेंगे तो कुछ और ही अर्थ, मतलब इन दोनों शब्दों से अलग इसका अर्थ दिखाई देगा। वैसे ही सत्य प्रिय है, सत्य है जो प्रिय, यानी कोई विशेष व्यक्ति का भाव भी यहाँ पे आ रहा है, तो कोई विशेष चीज़ का अगर भाव आता है तो भी बहुब्रीहि वहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है द्वंद्व समास का। इसमें दोनों ही पद किसी से कम नहीं होते हैं, ना तो पहला न दूसरा। विग्रह करने पर इनके बीच में और लग जाता है, अथवा लग जाता है, या फिर एवं लग जाता है। तो देखिए रात दिन, अब न तो रात छोटी है ना दिन छोटा है, मतलब इसमें ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि पूरे शब्द का नेतृत्व कौन कर रहा है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। तो रात और दिन ये क्या है, द्वंद्व है, पहचानना बहुत आसान है। सुख दुख, दाल चावल, भाई बहन, माता पिता, ऊपर नीचे, गंगा यमुना, दूध दही, आयात निर्यात, देश विदेश, आना जाना, राजा रंग, इस तरह के तमाम शब्द हैं जो कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं और इसमें दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। अब अव्ययी भाव को देख लीजिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अभी तक हमने उत्तर पद का नेतृत्व देखा है, लेकिन इसमें पूर्व पद के हाथ में बागडोर होती है और वो अव्यय होता है। पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अब अव्ययी भाव समास इसको इसीलिए कहते हैं। अव्यय का ही भाव यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि यथामति, अब मति के अनुसार, इसका ये तात्पर्य है, यथा मतलब के अनुसार और मति मतलब बुद्धि, तो बुद्धि के अनुसार। इसी प्रकार से यथाशक्ति, यथाविधि, यथाक्रम, भर पेट, हर रोज, ये सब क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। इसमें यथा जो शब्द है आप देख रहे हैं कि वो प्रधानता दे रहा है, मतलब जो मति शब्द है उसको अर्थ प्रदान कर रहा है, कहने का तात्पर्य है। नहीं तो मति मतलब बुद्धि हो जाएगा, सीधा आप उसको रख देंगे, लेकिन यथामति, मति यानी बुद्धि के अनुसार, तो यहाँ शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला पहला पद है। और पहला पद क्या है, यथा शब्द जो है वो एक अव्यय है। वैसे ही भर जो शब्द है ये भी एक अव्यय है, हर जो शब्द है ये भी एक अव्यय है, हाथों हाथ में भी वही बात है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ यथाशीघ्र है उसमें भी वही बात है। तो कुल मिलाकर समास को हमने कंप्लीट कर लिया है। 6 प्रकार थे, जिसमें कि लंबे वाले शुरुआत में ही थे, बाद वाले छोटे छोटे हैं, जैसे कि द्वंद्व और अव्ययी भाव। पहचानना नीचे वालों को आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि और कर्मधारय में। ये 3 अगर आप कंफर्म कर लेते हैं, पीछे ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको समास में कहीं दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो है वो सीधे साधे। तो ठीक है, इसमें इतना ही, और आगे हम देखेंगे विलोम शब्दों को, जिनकी लिस्ट लंबी है। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।